एक इंडियन मैन जो कनाडा में सेटल है, भागेश पटेल, अभी एक मैसिव बैकलैश का फेस कर रहे हैं अपने मिसोजिनिस्टिक इंस्टाग्राम कमेंट्स की वजह से। उसने ना सिर्फ ये कहा कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन को बढ़ावा मिलना चाहिए, बल्कि एडमिट किया कि उसने एक लड़की का प्राइवेट वीडियो लीक किया, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि उसका लाइफ स्पॉइल हो जाए। ये स्टेटमेंट्स एक तरह का शॉक वेव क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक डीपर सोसाइटल और लीगल इशू छुपा हुआ है। पटेल ने ओपनली बोला कि 400 और आरजीकर जैसे केसेस होने चाहिए ताकि औरतें डर से कांप उठे। एक और कमेंट में उन्होंने कहा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन शुड इंक्रीज टू इट्स मैक्सिमम सो दैट वुमेन विल इवन अफ्रेड टू गिव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड। दैट्स माय गोल फॉर 2025 टू 2029। ऐसे स्टेटमेंट्स के साथ उन्होंने अपनी पावर को विल्ड करने की इच्छा ओपनली डिक्लेयर की, जब उन्होंने बोला कि अगर किसी लड़की ने उन पे फॉल्स केस लगाया तो जो रिवेंज वो लेंगे उसका एग्जाम्पल मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा। इट शोड द डेंजरस माइंडसेट जो रेप कल्चर को सस्टेन करता है। पटेल के इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट होने के बाद भी उनका ब्रेजन एटीट्यूड एक बर्निंग एग्जांपल है कि कैसे मिसोजिनी को अब भी शील्ड मिलती है लीगल गैप्स के थ्रू। लेकिन क्या सिर्फ ये एक रॉन्ग इंडिविजुअल का केस है या ये एक लार्जर सिस्टमैटिक इशू की रिफ्लेक्शन है? नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। जैसे कि आपने अभी सुना कि कैसे वुमेन की तरफ बढ़ते क्राइम और ऐसे मिसोजिनिस्टिक सोच ने सभी को हैरान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ इस इंसिडेंट ने एक बड़ा सवाल और कंसर्न को खड़ा किया है। क्या लॉज में ये लीगल गैप रेप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? इसी गहरे क्वेश्चन के साथ आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इंडिया में चल रहे कुछ लेटेस्ट रेप केसेस की अपडेट भी जानते हैं, जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा होने वाला है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 31 साल की जूनियर डॉक्टर का रेप और ब्रूटल मर्डर 5 महीने पहले हुआ था, जिसके बाद देश भर में प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया था। ये केस न सिर्फ भारतीय सोसाइटी के अंदर छुपी घटनाएं दिखाता है, बल्कि मेडिकल सिस्टम और जुडिशियल प्रोसेस में भी बदलाव की जरूरत का भी प्रमाण है। पर अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला सिल्दा कोर्ट से सुनने को मिल रहा है, जिसको देखकर लगता है कि इस केस का फ्यूचर जल्द ही डिसाइड होने वाला है। रिसेंटली कोर्ट रूम में जो ड्रामा हुआ वो काफी इंटेंस था। सीबीआई ने अपने केस को मजबूत दिखाते हुए रॉय पर सबसे बड़ा इल्जाम लगाया। सीबीआई का कहना था कि बायोलॉजिकल सैंपल, सीसीटीवी फुटेज और 50 विटनेसेस की गवाही के साथ ये साबित होता है कि रॉय ही इकलौते क्रिमिनल थे। सीबीआई ने कहा कि ये क्राइम रेयरेस्ट ऑफ रेयर था और इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स में सीबीआई ने डेथ पेनल्टी की डिमांड की है और कहा है, द चार्जशीट इज एग्जॉस्टिव विद इनफ मटेरियल एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। उन्होंने कहा कि ये एक मॉन्स्ट्रस और हीनियस क्राइम था। उन्होंने ये भी कहा है कि इतना बेरहम एक्ट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया गया, इसके लिए एक्यूज्ड को सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन डिफेंस टीम, जिसका लीड लॉयर सौरभ बंदोपाध्याय कर रहे थे, ने हर इल्जाम को ठुकरा दिया है। बंदोपाध्याय ने कहा है कि रॉय बिल्कुल भी दोषी नहीं है और जो एविडेंस उसके खिलाफ दिखाए जा रहे हैं वो सब फेक हैं। He said there were no signs of struggle on the victim's body. Her clothes were also intact. उन्होंने ये कहा कि रॉय को झूठ बोलकर फंसा दिया गया है और प्रोसिक्यूशन ने उसके खिलाफ एविडेंस प्लांट किए हैं। अपने फाइनल सबमिशन में बंदोपाध्याय ने रॉय को एक विक्टिम बताया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कमी थी। दोनों पक्षों के क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद 18 जनवरी को कोलकाता के सिल्दा सेशंस कोर्ट में एक इम्पोर्टेंट मोमेंट आने वाला है। ये दिन एक हॉरिफिक केस का फ्यूचर डिसाइड करेगा जो पूरे देश को हिला चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 18 जनवरी को सिल्दा कोर्ट अपना वर्डिक्ट प्रोनाउंस करने वाला है। अब क्या जूनियर डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये हमें बहुत जल्द ही पता चलेगा। पर जहाँ इस फैसले के बाद लोगों में खुशी होनी चाहिए थी, वहाँ अब भी शक और सवाल खड़े हुए हैं। पर क्यों? 8 अगस्त को एक यंग डॉक्टर जो स्टेट रन हॉस्पिटल में ड्यूटी पर थी, अपनी जिंदगी का अंत एक बेहद खौफनाक और हिंसा भरे तरीके से देखती है। जो कल्प्रिट उसके सामने आया वो संजय रॉय था, जो कोलकाता पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर था। उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया और सीसीटीवी फुटेज में वो सेमिनार हॉल के अंदर और बाहर जाते हुए भी दिखाई दिया, जहाँ पे ये क्राइम सीन हुआ था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान विक्टिम के परिवार और कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स ने ये सवाल उठाया है कि क्या रॉय ही अकेला कल्प्रिट था। उनका कहना है कि इतना खौफनाक क्राइम सिर्फ एक ही आदमी नहीं कर सकता। डिसीज डॉक्टर के पेरेंट्स भी अपने शक का इजहार कर चुके हैं। उनकी माँ का कहना है, वी आर थिंकिंग दैट समवन फ्रॉम द हॉस्पिटल इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। और आगे उनकी माँ कहती है कि until all the criminals are punished, my daughter's soul won't find peace. उनके पिता भी कुछ ऐसे ही अपने शक का इजहार करते हैं, ये कहते हुए that we have a suspicion about the people who were with my daughter that night. We have seen the evidence, including the DNA report. There is also a woman involved. इस शक और सस्पिशन ने विक्टिम के परिवार और इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज के बीच में टेंशन पैदा कर रखी है। जबकि सीबीआई रॉय को अकेला कल्प्रिट मान रही है, केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर विक्टिम का परिवार चाहता है कि केस में और लोगों को भी शामिल किया जाए।
सिल्दा कोर्ट 18 जनवरी को वर्डिक्ट देने वाला है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें केस की प्रोग्रेस से खुशी नहीं है और वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस केस में सच में सब कुछ किया गया है। इस ट्विस्ट ने पब्लिक को इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी है? क्या मेडिकल स्टाफ का कोई हाथ था इस क्राइम में? क्या विक्टिम की बॉडी को जल्दी जल्दी क्रीमेशन के लिए भेजा गया? क्यों दूसरा पोस्टमार्टम नहीं किया गया? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब अब तक विक्टिम के परिवार को नहीं मिल पाया है। ये केस सिर्फ एक इंडिविजुअल क्राइम के बारे में नहीं है, बल्कि इस देश के अंदर चल रहे जेंडर और सेक्सुअल वायलेंस के इश्यूज को भी हाईलाइट किया गया है। इंडियन सोसाइटी में मिसोजिनी कितनी गहरी है, जिसकी झलकियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। ये केस सिर्फ एक कोर्टरूम ड्रामा नहीं, बल्कि उस कल्चर माइंडसेट का भी हिस्सा है जिसमें सेक्सुअल वायलेंस को काफी नॉर्मल समझा जाता है। ये क्वेश्चन है कि जब तक हम अपने सिस्टम्स को चेंज नहीं करेंगे, तब तक ये केसेस बंद नहीं होंगे। 18 जनवरी के वर्डिक्ट के साथ ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि इस केस में सिर्फ दोषियों को सजा देना ही नहीं, बल्कि उन सभी सिस्टमैटिक फ्लॉज को एड्रेस करना भी जरूरी है जो इस क्राइम को होने की वजह बनता है। रेप सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, बल्कि एक मैनिफेस्टेशन है डीपली इनग्रेन्ड प्रेजुडाइजेस की। ये एक ऐसी सोसाइटीज को रिफ्लेक्ट करता है जो सेक्सुअल वायलेंस को ट्राइवलाइज करती है और वुमेन के लिए एक आइडियल विक्टिम का स्टीरियोटाइप बनाती है, दैट इज द वुमेन्स हु आर सबमिसिव, चेस्ट एंड ओबीडिएंट। एक और ग्लेयरिंग एग्जांपल है जेंडर्ड लॉ का। ये एक क्लियर साइन है कि लॉ मेकर्स ने इंक्लूसिविटी की अर्जेंसी को इग्नोर किया है और जेंडर्ड नोशन सिर्फ लॉ तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जुडिशरी भी इस बायस का विक्टिम है। प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट को एक वुमेन को गैंगरेप के चार्जेस से एक्विट करना पड़ा, क्योंकि आईपीसी के प्रोविजंस के हिसाब से ये कंसेप्चुअली इनकंसीवेबल था। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे लॉ ने एक पेट्रियार्कल नोशन रीइंफोर्स किया है कि सिर्फ मेन सेक्सुअल वायलेंस के परपिटेटर्स हो सकते हैं और वुमेन हमेशा पैसिव रेसिपिटेंट्स होती हैं। ये विक्टोरियन एरा मोरालिटी और मॉडेस्टी के कॉन्सेप्ट जो इंडिया के पीनल प्रोविजंस में इंट्रेंस्ड है, अब रिफॉर्म की जरूरत में है। सेक्शन 74 जो एक्ट्स आउटरेजिंग द मोडेस्टी को क्रिमिनलाइज करता है, उसका फोकस फीमेल ऑटोनॉमी के ऊपर नहीं, बल्कि प्योरिटी एंड चेस्टिटी के आउटडेटेड नोशंस पर है। जब तक सेक्सुअल राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वालिटी इन रिलेशनशिप को सेंट्रल नहीं बनाया जाता, तब तक लॉज रेप कल्चर को डिसमेंटल नहीं कर सकेंगे। इंटरसेक्शनल एक्सक्लूजन एक और मेजर फ्लॉ है हमारे लॉज में। मैरिटल रेप का एक्सेप्शन जो सेक्शन 63 में प्रेजेंट है, एक प्रूफ है कि कैसे लीगल सिस्टम्स सोसाइटल बायसेस को परपेचुएट करते हैं। एक मैरिड वुमेन अपने हस्बैंड के अगेंस्ट रेप का चार्ज फाइल नहीं कर सकती, चाहे उसकी कंसेंट की पूरी तरह से धज्जियां क्यों ना उड़ा दी गई हो। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? कुछ लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सबसे पहले तो लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाना होगा, जो हर जेंडर के इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन दे। दूसरा, मॉडेस्टी जैसे वर्ड्स को लॉ से एलिमिनेट करना होगा और उनका एम्फेसिस प्योरिटी की जगह ऑटोनॉमी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना एक नॉन नेगोशिएबल स्टेप होना चाहिए अगर हम रेप कल्चर को सीरियसली खत्म करना चाहते हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, इंडिया को एक नई जागरूकता की जरूरत है, एक ऐसी अवेकनिंग की जो जस्टिस और इक्वालिटी के रियल मीनिंग को समझे और रेप कल्चर को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करे। आपका इस पर क्या कहना है? शेयर विद अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।